फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने अभी तक दो सिद्धांतों को देखा है। एक है आपका नियतिवाद, जिसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म, और दूसरा है आपका संभववाद, जिसको कहते हैं पॉसिबिलिज्म। ये दोनों सिद्धांत दो चरम है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कुछ भी दुनिया में नहीं है जो मैं कर सकूं, तो आप कहेंगे कि ये सर गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो मैं ना कर सकूं, तो आप कहेंगे ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अपनी शारीरिक क्षमता के आधार पर, अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर मैं कुछ चीजों को कर सकता हूं और कुछ को नहीं कर सकता हूं। ये बीच का रास्ता हो गया। तो एक नियतिवाद और दूसरा संभववाद, ये दोनों एक्सट्रीम है। नियतिवाद में क्या कहा गया? प्रकृति ही प्रमुख है, यानी कि मनुष्य का जीवन कैसा होगा जैसा प्रकृति चाहेगी। और संभववाद में क्या कहा गया? मनुष्य ही प्रमुख है, प्रकृति की भूमिका को इसमें बहुत ही कम कर दिया गया। दोनों ही बातें गलत हैं। प्रकृति और मनुष्य, इन दोनों की भूमिका है मनुष्य के जीवन के निर्माण में। यानी आपका कैसी संस्कृति है, किस तरह की अर्थव्यवस्था है, ये प्रकृति पे भी निर्भर करता है और मनुष्य के ज्ञान विज्ञान पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह की बीच की जो बातें हैं, उसको दो सिद्धांतों के माध्यम से समझाया गया। एक तो है टेलर का नवनियतिवाद, जिसको हम लोग समझने जा रहे हैं, और दूसरा है स्पेट का प्रोबेबिलिज्म की थ्योरी, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे, संभावितावाद। याद रखिए, संभववाद अलग है और संभावितावाद अलग है। तो पहले हम लोग चलिए नवनियतिवाद की बात करते हैं। इसको 1920 के दशक में टेलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। पूरा नाम है ग्रिफिथ टेलर। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, एक आपका ऑप्शन बन जाता है। देखिए, ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया, इन्होंने प्रकृति और मनुष्य के जो संबंध है, यानी प्रकृति का मनुष्य के साथ जो संबंध है, उसको इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से समझाया। देखिए, क्या होता है, आप जब मान लीजिए जा रहे हैं और एक चौराहे पे पहुंचे, आपने सिग्नल देखा, सिग्नल रेड है, तो आपने क्या किया, गाड़ी को रोक दिया। अब इसी तरह से प्रकृति है। प्रकृति क्या है, आपको कुछ सीमाओं के माध्यम से रोककर सोचने के लिए बाध्य करती है। पैसे, जैसे आपके इलाके में मान लीजिए जल की कमी है, तो अब क्या है, प्रकृति आपको रोक करके ये सोचने के लिए बाध्य कर रही है कि किस तरह की कृषि करना सही रहेगा। तो प्रकृति क्या है, ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, जो आपको केवल रोककर सोचने के लिए बाध्य करती है। लेकिन आप किस दिशा में विकास करेंगे, ये प्रकृति नहीं बताती है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े हैं, तो आपसे ये नहीं कहा जाता आपको दाएं ही जाना पड़ेगा, बाएं ही जाना पड़ेगा या सीधे ही जाना पड़ेगा। आप कहीं भी किसी भी दिशा में चले जाइए, लेकिन बस सिग्नल आपको रोककर सोचने के लिए विवश करता है। वैसे ही प्रकृति आपको रोककर सोचने के लिए विवश करती है, और आप किस दिशा में विकास करते हैं ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। मैंने कहा एक इलाका है जहाँ पे जल की कमी है, और इस वजह से जल के स्रोत कम है, इस वजह से किस तरह की कृषि करना है ये मनुष्य को डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये जो जल की कमी है, ये प्रकृति के द्वारा एक सीमा के रूप में सामने आई, जो आपको सोचने पे विवश करती है। अब आपके सामने क्या ऑप्शन है? हो सकता है आप जमीन में खूब गहराई तक जा करके और ट्यूबवेल और इस तरह के संसाधनों के माध्यम से पानी निकालें, और पानी को निकाल करके गन्ना है, धान है, इस तरह की फसल की खेती करें जिसमें पानी बहुत ज्यादा उपयोग होता है। दूसरा हो सकता है आप कहें मैं कम पानी जिसमें चाहिए है, जैसे ज्वार बाजरा, इस तरह की फसलों की कृषि करूंगा। तीसरा हो सकता है आप ड्रिप इरिगेशन को अपनाएं, यानी आप कहें मैं जिस तरह की भी खेती करूंगा उसमें पानी को बचाऊंगा, बहुत ज्यादा पानी को वेस्ट नहीं करेंगे हम। अब देखिए, हर चीज जो आप के सामने है एक विकल्प के रूप में है, चाहे गन्ना धान हो, चाहे ज्वार बाजरा हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो। लेकिन हर चीज की एक कीमत है जो आपको चुकाना पड़ेगी। जैसे अगर आप गन्ना धान इस तरह की फसल उगाते हैं और जमीन के अंदर जो पानी है उसको भी निकाल देंगे बाहर, तो जल्दी ही जमीन बंजर हो जाएगी, जल की समस्या बहुत गहन हो जाएगी। तो प्रकृति ने आपको रोका नहीं गन्ना धान की खेती करने से, लेकिन
जल एक सीमा के रूप में जल की कमी एक सीमा के रूप में सामने आई जिसने आपको सोचने के लिए विवश किया। अब आपने अपना अगर मार्ग लिया गन्ना धान जैसी फसलों की खेती का, तो क्या होगा, जमीन बंजर होगी, दिक्कतें आएंगी। दूसरा मार्ग आपने कहा ज्वार बाजरा की खेती करेंगे, तो इससे क्या है, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी, मे बी थोड़ा प्रॉफिट आपको कम होगा, लेकिन लंबे समय तक आप खेती कर पाएंगे। आपने ड्रिप इरिगेशन को चुना, एक सस्टेनेबल मेथड को चुना, तो इससे क्या है, जल भी बचेगा, खेती की उपज भी ज्यादा होगी। आपने कहा हम नहर बनाएंगे, तो ये विकल्प जो है इससे क्या होगा, ठीक है आपके इलाके में नहर है तो जल ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वहीं पे जो बहुत सारा इलाका है वो डूब जाएगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, यानी हर विकल्प के अपने प्लस माइनस हैं। तो इसी बात को टेलर ने स्टॉप एंड गो के माध्यम से समझाया। स्टॉप मतलब प्रकृति रोकती है, सोचने पे विवश करती है, और गो मतलब मनुष्य किस दिशा में विकास करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मनुष्य एक एक्टिव एजेंट है, वो चुनता है कि किस दिशा में उसको विकास करना है, और उसी के हिसाब से फिर परिणाम होते हैं। जैसे मनुष्य के विकास की जो दिशा है उसी का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आ रहा है। ये आपकी टेलर की स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म हो गई, जिसको नवनियतिवाद के रूप में भी जाना जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए बीच में रुक के आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आपको हमारी इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक रहता है, उस पे क्लिक करिएगा। पहला ही कमेंट होगा, लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर दीजिए। वहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर ले लिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिलते रहेंगे। पेड क्लासेस को ज्वाइन करना है तो सेम प्रोसेस है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसमें एक वीडियो का बेसिकली लिंक है, वीडियो को देखिए। पेड क्लासेस की सारी जानकारी एक बार अच्छे से ले लीजिए और फिर आराम से पेड क्लासेस आप ज्वाइन कर पाओगे। तो अब आज की दूसरी थ्योरी पे आते हैं, जो है प्रोबेबिलिज्म। इसको 1957 में दिया ओ एच के स्पेड के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आ जाता है, नवनियतिवाद से भी और प्रोबेबिलिज्म से भी। तो स्पेड ने देखिए बेसिकली क्या किया। स्पेड ने कहा देखिए ये भी जो है एक तरह से बीच का रास्ता है, जैसे कि नवनियतिवाद एक बीच का रास्ता है, वैसे ही ये भी प्रोबेबिलिज्म भी एक बीच का रास्ता है। इसमें जो है स्पेड कहते हैं कि मानव की जो मानव क्रियाएं जो होती है वो ना तो पूरी तरह से चयन पे निर्धारित होती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और पूरी तरह से आपकी मजबूरी भी नहीं है, कंपल्शन भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको यही करना पड़ेगा। तो प्रकृति ना आपको पूरी तरह से बाध्य करती है और ना पूरी तरह से चयन की अनुमति देती है कि आप कुछ भी करिए, बल्कि कुछ अवसर होते हैं जिनमें से किसी एक का आप चयन करते हैं। देखिए समझिएगा, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे आप ये भी समझ जाएंगे कि नवनियतिवाद से प्रोबेबिलिज्म किस तरह से अलग है, या संभाव्यतावाद जो है इसको हिंदी में कहते हैं संभाव्यतावाद। ये जो संभाव्यतावाद है ये किस तरह से अलग है नवनियतिवाद से। देखिए आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपके यहाँ जल कम है, आपके पास कुछ विकल्प है, नहर बना ले, पानी के लिए ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल कर ले। इसके साथ ही एक विकल्प है, आप ड्रिप इरिगेशन करें, या कम जिसमें जल चाहिए होता है जैसे कि ज्वार बाजरा, इस तरह की फसलों की उत्पादन करें। तो यहाँ पर क्या है, क्या आपके पास अनलिमिटेड चयन है? नहीं, अनलिमिटेड चयन नहीं है। कुछ विकल्प है जिनमें से आपको एक विकल्प को चुनना पड़ेगा। तो पूरी तरह से आपको प्रकृति ने बाध्य भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि जो प्रकृति कहेगी वही आप करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप अनलिमिटेडली कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अब देखिए ये बात तो टेलर ने भी कही थी, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा स्टेट ने, कि कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जिनके चुने जाने की संभावना ज्यादा होती है। देखिए एक पासे पे क्या आएगा ये कोई नहीं जानता है, मैं पासा फेंक रहा हूँ, क्या आएगा आप नहीं जानते, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। लेकिन प्रकृति क्या करती है कि कुछ विकल्पों के चुने जाने की संभावना को बढ़ा देती है। जैसे कि अब अगर कहीं पर पानी की कमी है, तो क्या विकल्प, कौन से विकल्प चुने जाने की संभावना ज्यादा है? ऐसे विकल्प जिसमें या तो जल अधिक उपलब्ध हो जाएगा, या फिर ऐसी फसल को चुना जाएगा जिसमें कम जल की आवश्यकता होती है।
तो कुल मिलाकर प्रकृति आपको एक तरह से क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर विकल्प की तरफ या एक पर्टिकुलर रास्ते की तरफ पुश कर रही है। समझिए, एक चौराहे पे आप गए, आपने सिग्नल देखा। वैसे सिग्नल की बात तो टेलर ने करी है, वो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन इसको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह से सिद्धांत टेलर से अलग है। सिग्नल आपने देखा, आप रुके। टेलर कहता है कि किस दिशा में आप जाएँगे ये आपके ऊपर है। प्रकृति ने आपको रोका, आपने विचार किया किस दिशा में जाएँगे ये आपके ऊपर है। प्रोबेबिलिज्म में स्पेट क्या कह रहा है कि इससे एक कदम जाके कि आप किस दिशा में जाएँगे ये भी पूरी तरह आपके ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की जो सीमाएँ हैं, उसकी वजह से किसी एक विशेष दिशा में आपको प्रकृति पुश करती है। यानी जा आप दाएँ भी सकते हैं, बाएँ भी सकते हैं, लेकिन प्रकृति ने जो सीमाएँ लगाई हैं, उसकी वजह से ज़्यादा संभावना इस बात की है, शब्द पे गौर करिए, संभावना इस बात की है कि शायद आप राइट साइड ही जाएँगे। अब जा आप लेफ्ट भी सकते हैं, गारंटी नहीं है कि आप राइट ही में जाएँगे। हो सकता है प्रकृति की सीमाओं के बाद भी आप लेफ्ट साइड में चले जाएँ। आपके पास चयन की सुविधा है, लेकिन प्रकृति आपको पुश कर रही है कि शायद आप दाईं दिशा में ही जाएँगे। बस यही प्रोबेबिलिज्म में अंतर है। प्रोबेबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म में यही अंतर है। कि यहाँ पर क्या कहा जाता है, वैसे तो मनुष्य चुनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन परिस्थितियाँ इस तरह की होती हैं कि मनुष्य किसी एक खास विकल्प को ही चुनेगा। इस चीज की संभावना बढ़ जाती है, इस चीज की गारंटी नहीं है कि मनुष्य उसी विकल्प को चुनेगा, संभावना बढ़ जाती है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिज्म की थ्योरी हो गई। इस तरह से जो दो थ्योरीज हमारी हैं, लियो डिटर्मिनिज्म और प्रोबेबिलिज्म, इनको भी हमने अपनी क्लास में कवर कर लिया आज की। अब हम लोग डुअलिज्म के टॉपिक को देखेंगे। तो पेड क्लासेस को ज्वाइन करना है या पीडीएफ चाहिए फ्री पीडीएफ इस क्लास का, तो कमेंट बॉक्स में चले जाइए, दोनों के आपको लिंक मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली क्लास।